नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि इस वक्त लखनऊ से है, जहां पर रैपिड रेल के यूपी सरकार ने तोहफा दिया है। आपको बता दें 100 करोड़ का रैपिड रेल, जो कि यूपी सरकार ने अब इसको मंजूरी दी थी। दिल्ली मेरठ गाजियाबाद रैपिड रेल के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पहली किस्त के रूप में यूपी सरकार ने 100 करोड़ दिए हैं और प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने जारी किया है। इसको लेकर आदेश प्रबंधक निदेशक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को पत्र भी भेजा गया है। परियोजना में राज्यांश के रूप में 900 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। उन्होंने कहा है कि सभी काम निर्धारित और तय मानकों के आधार पर ही कराए जाएंगे। परियोजना की डीपीआर को केंद्र व राज्य सरकार पहले मंजूरी दे चुका है, इसलिए इसकी शर्तों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसकी अनदेखी नहीं की जाएगी। इस पैसे को 31 मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से खर्च करना होगा। इन पैसों को खर्च करने की उपयोगिता प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2021 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा और परियोजना के लिए शेष पैसे की मांग उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ करना होगा। इस पैसे को निर्धारित मद में ही खर्च किया जाएगा। इससे किसी अन्य काम पर खर्च नहीं किया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर आलोक राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक राय, तो 100 करोड़ यूपी सरकार ने दे दिए हैं पहली किस्त के रूप में रैपिड रेल के लिए। जी बिल्कुल, देखा जाए तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। खासकर इसमें केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो है, इन तीनों सरकारों की सहभागिता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से का, यानी जो यूपी गवर्नमेंट को इसमें 900 करोड़ रुपए का योगदान देना है, उसमें से पहली किस्त जारी कर दी है 100 करोड़ रुपए की। साथ ही साथ प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने पत्र भी लिख दिया और सारी गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी परिवहन क्षेत्र निगम के जो निदेशक, उनको पत्र लिखकर जानकारी दे दी है। क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट और जाहिर बात है, दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी और लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। एक तरफ पोल्यूशन कम होगा तो सड़कों पर ट्रैफिक भी कम होगा। तो इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने पहली किस्त 100 करोड़ रुपए की दे दी है, जारी कर दी है। दूसरी बात, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इसका जो तैयार है वो पहले ही जो है फाइनल कर दिया था, उस पर मंजूरी दे दी गई। और इसके बारे में बाकायदा सारी गाइडलाइंस प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार की तरफ से जारी कर दी गई है कि किस तरह से पैसों को खर्च करना है। 31 मार्च 2021 तक खर्च करना है। उसके बाद उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र देना है और जब उपयोगिता प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा तो उसके बाद अगली किस्त यूपी सरकार अपने हिस्से की जारी करेगी। जी, तो सारी गाइडलाइंस है और आगे से सारी विधिवत बातें जो है दीपक कुमार ने जो है जारी कर दिया है। जी, तो पहली किस्त दे दी गई है 100 करोड़ रुपए की। कब से इस पे काम शुरू हो जाएगा? कब तक इसकी सौगात लोगों तक पहुंच जाएगी, उनको मिल जाएगी? देखिए, बड़ा प्रोजेक्ट है क्योंकि इसको दिल्ली से शुरू होना है। ये प्रोजेक्ट दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ को कनेक्ट करना है। तो प्रोजेक्ट बड़ा है रैपिड रेल का। और किस्त जारी हो गई, यानी बजट ही जरूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए। जाहिर सी बात है, पैसे दे दिए गए हैं, फंड अलॉट हो चुका है, तो काम भी शुरू हो चुका है। क्योंकि इसका डीपीआर मंजूर हो चुका था पहले ही, तो अब जल्दी से माना जा रहा है कि काम शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि बस पैसा जो है यूपी सरकार ने दे दिया है। बाकी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जैसे पैसा आएगा वैसे इसका काम तेजी से जो है शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल आलोक, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे और भी जानकारी लेंगे आपसे। तो पहली किस्त 100 करोड़ रुपए की यूपी सरकार ने रैपिड रेल के लिए दे दी है। तो बता दें आपको 900 करोड़ का बजट है, जिसमें से पहले 100 करोड़ रुपए यूपी सरकार ने दे दिया है। लखनऊ से बड़ी खबर है, भूमाफिया के खिलाफ सख्त हुई है योगी सरकार। भूमाफिया पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में सरकार उनके कब्जों से सरकारी जमीनें खाली कराएगी और भूमाफिया को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। सरकारी या फिर किसानों की जमीनों को खाली कराया जाएगा। राजस्व विभाग जिलाधिकारियों को जल्द जारी करेगा निर्देश। शासन में उच्चाधिकारियों की बैठक में विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है। तो एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स प्रदेश में 1523 बड़े भूमाफिया चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 3 के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए की कार्रवाई भी की गई है। तो 43 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और 249 के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। प्रदेश भर में चिन्हित अतिक्रमणकर्ताओं की संख्या 3383 है। तो प्रदेश भर में दर्ज किए गए मुकदमों की संख्या 2701 है। गिरफ्तार या हाजिर हुए भूमाफिया की संख्या 2407 है और गैंगस्टर एक्ट के तहत अब तक 28 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। तो जितने भी भूमाफिया हैं उनके खिलाफ अब योगी सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ आलोक राय बने हुए हैं। आलोक, भूमाफिया पर कड़ी कार्रवाई के लिए योगी सरकार बिल्कुल तैयार है और बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई कर भी चुकी है। बिल्कुल, जो है भूमाफियाओं पर यूपी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। इससे पहले भी पिछले साल भी जो है बड़ी कार्रवाई की गई थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि भूमाफियाओं के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए, किसी भी कीमत पर उनको बख्शा न जाए। क्योंकि तमाम भूमाफिया ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है
और इसके साथ साथ किसानों को डरा धमका कर उनकी जमीनें जो है सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं, जिसके बाद वो उससे बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। तो मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसके बाद शासन में उच्च अधिकारियों की बैठक हुई है, उसमें पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई और राजस्व विभाग की तरफ से जिलाधिकारियों को इसके बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि किस तरह से किन की भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो भू माफिया टास्क फोर्स है उसने 1500 से ज्यादा भू माफिया चिन्हित कर लिए हैं और इसमें तमाम के खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है, चाहे वो गुंडा एक्ट लगाया गया हो या गैंगस्टर लगाया गया हो या अन्य मुकदमे लगाया गया हो। तो कुल मिलाकर सरकार की पूरी कोशिश है और सख्त निर्देश चूंकि मुख्यमंत्री की तरफ से खुद आया है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए, तो इसके बाद जो है सख्त कार्रवाई कभी भी शुरू की जा सकती है। किसी भी दिन जो है राजस्व विभाग की तरफ से इसके दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार जो है उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे भू माफिया हैं जो सरकारी जमीनों के साथ साथ किसानों की जमीनों पर भी कब्जा किए हुए हैं और सरकार की पूरी कोशिश है कि भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनको एकदम जो है निरसन नाबूद किया जाए। क्योंकि सरकार लगातार माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे विजय मिश्रा हो, चाहे वो इकबाल अहमद, सबके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जो राजनीति में तमाम विधायक हैं और उनकी अवैध संपत्तियों की सरकार जो है तोड़ रही, जब्त कर रही है। इसी क्रम में सरकार अब भू माफियाओं के खिलाफ जो है आलोक, एक बात ये यहाँ पर कि जिस तरीके से योगी सरकार लगातार काम कर रही है, भू माफियाओं के खिलाफ देखा जा रहा है कि योगी सरकार बहुत ज्यादा सख्त नजर आ रही है। ऐसे कई भू माफिया है, लगभग 1523 जिनको चिन्हित किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठाता है कि कानून व्यवस्था कमजोर हो गई है, कानून का इकबाल खत्म हो गया है। लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि योगी सरकार में जितने भी भ्रष्टाचार हैं, भू माफिया है, तमाम तरह के जितने भी ऐसे सरगना चल रहे हैं, उन पर पूरी तरीके से शिकंजा कसने की कवायद पूरी तरीके से जारी है। और ये जो काम अब दिख रहा है, देखा जाता है कि डेली निलंबन होता है, तबादले किए जाते हैं, भू माफिया जैसे बाहुबली जो नेता रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 28 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या और जाहिर सी बात है लखनऊ से तमाम ऐसे जिले जिनकी दूरी बहुत कम, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के संज्ञान में जैसे भी कोई मामला आता है या जैसे ही उच्च अधिकारी मुख्यमंत्री के संज्ञान में कोई मामला लाते हैं तो मुख्यमंत्री उस पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और एज ए मुख्यमंत्री उस सख्त कार्रवाई करके ये संदेश भी बखूबी दे रहे हैं कि चाहे वो भ्रष्टाचार हो, अपराध हो या अन्य किसी तरह का अगर गलत कार्य किया जाएगा प्रदेश में तो उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, चाहे वो निलंबन हो, चाहे वो सेवा समाप्त की हो या फिर उनको जेल भेजने की बात है, मुकदमा दर्ज कराने की। तो मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, सरकार भी काम कर रही है। सही बात है कि विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, कई जगह ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं जो कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, लेकिन उस पर जो है सरकार काम कर रही है, पुलिस भी काम कर रही है। लेकिन बहरहाल जो संदेश देना चाहते हैं मुख्यमंत्री और उनकी सरकार, वो संदेश लगातार दे रही है। सरकार लगातार जो है एक्शन है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो अपराध का हो या कानून व्यवस्था से किसी वाला कोई भी मामला हो, सरकार उस पर तैयार कर रही है। और कोशिश सरकार की है कि लगातार ऐसे मामलों पे जो है सख्त कार्रवाई की जाए, त्वरित कार्रवाई की जाए, ताकि किसी को जो है आगे संदेश को दिया जा सके कि ऐसा कार्य करने अगर कोई करेगा आगे तो उसके खिलाफ सरकार ऐसे ही कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, यहाँ पे एक संदेश देने की कोशिश है प्रशासन की तरफ से। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद आलोक। तो कानपुर पहुंच गए हैं डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंच गए। कमल रानी वरुण की कर्मभूमि में आकर आज उनको स्मरण कर रहा हूं। उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने जो मांग की थी उनको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। कमल रानी जो क्षेत्र के लिए करके गई है उसे कोई भुला नहीं सकता। घाटमपुर में एक सड़क अनूपपुर से परास को जाने वाली सड़क का नाम स्वर्गीय कमल रानी वरुण मार्ग किया जा रहा है। आज 71 परियोजनाएं जिसकी कुल लंबाई 212 किलोमीटर, जिसकी लागत 242 करोड़ रुपए है, इसका लोकार्पण किया गया है। विकास के नाम पर आप हमें 100 में 100 नहीं बल्कि 100 में 101 नंबर देंगे। कोरोना में पूरे विश्व का नुकसान हुआ है, लेकिन यूपी सरकार सभी लोगों के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमारे विरोधी सपा, बसपा, कांग्रेस, ये लोग 1962 में जो क्षेत्र चीन ने लिए थे उनको पीएम मोदी के रणबांकुर ने वापस ले लिया है। इसके बाद भी विरोध करते हैं। तो आपको बता दें कि आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर के दौरे पर हैं। 242 करोड़ से अधिक की लागत की परियोजनाएं कानपुर नगर और घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र, जो हमारी स्वर्गीय यहाँ की लोकप्रिय विधायक रही, प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती कमल रानी वरुण जी को श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ पर लोकार्पित किया गया है। एक मार्ग का नामकरण भी कमला रानी वरुण जी के नाम से कर दिया गया है और जिससे उनके प्रति जो श्रद्धा है, जो भाव है अमरता का, वह लोगों में बना रहे, इसी अपेक्षा से आज हम
लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बयान दिया है। बिहार में सपा के गठबंधन पर बोले हैं अनिल राजभर। बिहार में जनता दल के साथ सपा गठबंधन में कुछ नया नहीं है। लालू की पार्टी और सपा की पार्टी में कोई फर्क नहीं है। दोनों परिवार की राजनीति करते हैं। दोनों एक साथ में या अलग अलग लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अखिलेश यादव फिल्म सिटी पर तंज कस रहे हैं। ये तंज नहीं है, सपा का फ्रस्ट्रेशन है। और सबसे ज्यादा दर्शक, सबसे ज्यादा कलाकार फिल्मों को यूपी और बिहार देता है। अब समाजवादी पार्टी बिहार में जनता दल के साथ चुनावी गठबंधन कर रही है। अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि लालू जी की पार्टी में और समाजवादी पार्टी में फ़र्क क्या है। दोनों परिवार की राजनीति करते हैं और दोनों को ही परिवार से ज़्यादा और अलग कुछ दिखाई नहीं देता है, और दोनों रिश्तेदार भी हैं। अब इसमें अलग क्या है? वो एक साथ मिलकर लड़े चाहे अलग अलग लड़े। हर प्रकार के गठबंधन का सामना भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आगे भी करेंगे। जनता बहुत समझदार हो गई है और बिहार में निश्चित तौर पर नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जनता का भारी समर्थन उनके साथ है। इस तरह के जो प्रयास हो रहे हैं, ऐसे प्रयास पहले भी होते रहे हैं, आज भी ये लोग कर रहे हैं। इसका परिणाम जो जैसा पहले आया है वैसा आज भी आएगा। तो कृषि बिल को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर केंद्र सरकार से प्रियंका गांधी ने सवाल पूछे हैं, अगर ये बिल किसान हितैषी है तो समर्थन मूल्य एमएसपी का जिक्र बिल में क्यों नहीं है? बिल में क्यों नहीं लिखा है कि सरकार पूरी तरह से किसानों का संरक्षण करेगी? सरकार ने किसान हितैषी मंडियों का नेटवर्क बढ़ाने की बात बिल में क्यों नहीं लिखी है? सरकार को किसानों की मांगे सुनना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव, जिन्होंने सरकार पर निशाना साधा है ट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी ने ये लिखा कि अगर ये बिल किसान हितैषी है तो समर्थन मूल्य एमएसपी का जिक्र बिल में क्यों नहीं है? बिल में क्यों नहीं लिखा है कि सरकार पूरी तरह से किसानों का संरक्षण करेगी? सरकार ने किसान हितैषी मीडिया का नेटवर्क बढ़ाने की बात बिल में क्यों नहीं लिखी है? और सरकार को किसानों की मांगे सुनना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि ये ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा गया है प्रियंका गांधी की तरफ से। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह का बयान, बीजेपी जब फंसती है तब जुमलों की बौछार करती है। तो बता दें आपको, ये बयान दिया है कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी फंसती है तब जुमलों की बौछार करती है। महाराष्ट्र एपिसोड के बाद ध्यान भटकाने के लिए फिल्म सिटी के जुमले लाई है। 3 साल से स्मार्ट सिटी के जुमले की तरह ही फिल्म सिटी भी एक जुमला है। फिल्म सिटी बैठकों में दिखाई देगी, धरातल पर कभी बीजेपी नहीं ला पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और सभ्यता रही है, जब सरकार फंसती है जुमलों की बौछार करती है। महाराष्ट्र एपिसोड के बाद से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार फिल्म सिटी के जुमले को प्रदेश की जनता को समर्पित करना चाहती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी तक स्मार्ट सिटी की बात 3 साल से शुरू हुई थी, अभी तक स्मार्ट सिटी का यश नहीं बन पाया है, तो मुझे लगता है फिल्म सिटी भी जुमला मात्र है, जो भाषणों में सुनाई देगी, बैठकों में दिखाई देगी, धरातल पर भारतीय जनता पार्टी उसे कभी नहीं ला पाएगी। तो वहीं फिल्म डायरेक्टर मुजफ्फर अली का फिल्म सिटी को लेकर बयान आया है। नोएडा में फिल्म सिटी बनना खुशी की बात है। फिल्म सिटी एक सांस्कृतिक प्रक्रिया और उद्योग भी है। फिल्म सिटी बनने से बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। यूपी में फिल्म सिटी से सस्ते में काम होगा। यूपी सरकार को मैं फिल्म सिटी बनाने के लिए बधाई देता हूं। तो मुजफ्फर अली ने ये बयान दिया है फिल्म सिटी को लेकर। ये बहुत खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश में नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पे फिल्म सिटी बनने वाली है। फिल्म सिटी जो है वो एक सांस्कृतिक प्रक्रिया भी है और फिर एक उद्योग भी है, और मुझे लगता है इसके बनने से काफ़ी लोग खिंचेंगे, यहाँ आके काम करेंगे, और जो अब एक नई मार्केट तैयार हो रही है OTT प्लेटफॉर्म की, उसके लिए सहूलियतें में मुहैया होंगी और सस्ते में काम हो सकेगा।
सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा शुरू करने वाला है। सीबीएसई के रिजल्ट में किसी सब्जेक्ट में सफल नहीं हो पाने वाले छात्र अब परीक्षा दे सकते हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होकर अपने रिजल्ट को सुधारने का प्रयास छात्र करेंगे। एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जारी किया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 10वीं और 12वीं क्लास की कंपार्टमेंट परीक्षा आज से शुरू हो गई है। छात्र जो जुलाई में जारी हुए सीबीएसई के रिजल्ट में किसी सब्जेक्ट में सफल नहीं हो पाए हैं, वे कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होकर अपने रिजल्ट को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 10वीं क्लास में 1,50,198 छात्रों और 87,651 कक्षा 12वीं के छात्रों को कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा गया था, जो कि आज से शुरू हो गई है। तो परीक्षा में मान्य होंगे ये नियम। छात्रों के लिए मास्क और ग्लव्स जरूरी है। अपने साथ हैंड सैनिटाइजर लाना होगा। परिवार को बताना होगा कि बच्चा बीमार नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। एडमिट कार्ड के सभी निर्देशों का भी पालन करना होगा। तो परीक्षा देने के लिए ये नियम मानने पड़ेंगे। इटावा से खबर है, जहां कलयुगी पति ने की पत्नी की हत्या। 2 साल से चल रहा था दोनों में विवाद। मायके से ससुराल अपने डॉक्यूमेंट्स लेने आई थी पत्नी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। घटनास्थल की जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के ARTO रोड के वृंदावन कॉलोनी की ये पूरी घटना है, जहां एक पत्नी ने, आपको बता दें, कलयुगी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। तो पुलिस और फोरेंसिक टीम ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। मायके से ससुराल अपने डॉक्यूमेंट्स लेने आई थी पत्नी। 2 साल से दोनों में विवाद चल रहा था, तो पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आज सुबह ये कहकर के आई थी कि हम मार्कशीट लेने जा रहे हैं, तो इसने फ़ोन किया कि बच्चे को मेरा चुंगी पे छोड़ देंगे। मेरा मकान मेरी चुंगी पे है और गांव भी मकान है, तो ये गांव में रहते अपनी मम्मी पापा के पास जो है बिटिया, ये छोड़ आया था। आज जब हमने इसको फ़ोन किया तो इसने कहा कि बच्चे को मैं कैसे ले जाऊं, हमारे पास गाड़ी नहीं है। तो फिर हमने फ़ोन किया वहाँ गांव में जो है, मैंने कहा बच्चे को वहीं छोड़ दो। तो उसने कहा ठीक है वहाँ छोड़ देंगे। यहाँ आई तो उसने मार दिया, गाड़ी जा ही नहीं पाई, उसी ने मार दिया। कौन मारेगा? 2 आदमी के अलावा तीसरा कोई रहता नहीं। नहीं। पति पत्नी के बीच दोनों से पहले से विवाद चल रहा था क्या? चल रहा था। कितने समय से चल रहा था? लगभग हो गए 2 साल। बागपत से खबर है, जहां कोरोना के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर ली गई है। कोरोना काल के चलते बाजारों में शुरू सर्च अभियान और कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर SDM सख्त हुए हैं। बागपत SDM और बागपत CHC अधीक्षक ने अभियान चलाया है। मास्क ना पहनने वालों पर चालान काटे जाएंगे, तो कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। SDM इसको लेकर सख्त हो गए हैं। बागपत SDM और बागपत CHC अधीक्षक ने ये अभियान चलाया है। तो जिन लोगों ने कोरोना मास्क नहीं संक्रमण की पहना चेन को तोड़ने के लिए मेरे द्वारा तहसीलदार बागपत, इंस्पेक्टर बागपत और CHC अधीक्षक बागपत द्वारा मास्क की चेकिंग का अभियान चलाया गया, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगा के बाहर निकलें और जो कोरोना का संक्रमण लगातार जो है बना हुआ है, उसकी चेन को हम तोड़ सकें और केसों की संख्या धीरे धीरे उनको फ्लैट किया जाए और केसों को कम किया जाए। इसलिए जो है आज चेकिंग की गई और ये इस तरीके का अभियान जारी रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।